नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी हब 890 पर। चलिए शुरू करते हैं नए टॉपिक के साथ आज की क्लास। सबसे पहले हम देख लेते हैं भूगोल में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, भूगोल की दो शाखाएं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा। सबसे पहले भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जैव भूगोल। ये चार चीज़ें हमें भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़नी है। और फिर मानव भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ना है। आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। दूसरा है जनसंख्या भूगोल और अधिवास भूगोल। ये अधिवास भूगोल की दो उपशाखाएं हैं, कौन सी। ग्रामीण अधिवास भूगोल और नगरीय भूगोल। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी जनसंख्या भूगोल से। इसके अंतर्गत प्रवास नामक टॉपिक को कंप्लीट किया। ठीक है, अब हम नगरीय भूगोल को शुरू करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, नगरीय भूगोल और जनसंख्या भूगोल को हम साथ साथ लेकर चलेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। चलिए देखते हैं नगरीय भूगोल क्या है, क्या क्या आएगा इसके अंतर्गत। नगरीय भूगोल मानव भूगोल का एक प्रमुख अंग है। ठीक है, इसके अंतर्गत नगरों की उत्पत्ति, विकास, वितरण प्रतिरूप, आकारिकी, जनसंख्या, बाह्य संबंधों एवं पारस्परिक अंतरक्रियाओं आदि का विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत जो भी बड़े नगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका विकास कैसे हुआ, इनका वितरण प्रतिरूप, आकारिकी, जनसंख्या, बाह्य संबंध एवं पारस्परिक अंतरक्रिया, इन सभी नगरों की इन सभी कारकों को हम सब पढ़ेंगे नगरीय भूगोल के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं। नगरीय भूगोल में सबसे पहला टॉपिक कौन सा है। किसी भी नगर के विकास के लिए कुछ सिद्धांत दिए जाते हैं सामान्य रूप से। तो सबसे पहले हम सिद्धांतों से ही शुरू करते हैं। नगरीय आंतरिक संरचना के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ अर्बन इंटरनल स्ट्रक्चर। किसी भी नगर की भावी विकास योजना बनाने से पहले नगर की आंतरिक संरचना या भूमि उपयोग प्रतिरूप का ज्ञान अति आवश्यक होता है। इसका हम छोटा सा उदाहरण लेके चल सकते हैं। किसी भी ज़मीन पर हमें जब मकान बनाना होता है तो वहाँ का भूमि उपयोग, आंतरिक संरचना, कैसे घर बनाना है, कैसे मकान की संरचना करनी है, तो सबसे पहले वहाँ का निरीक्षण परीक्षण करते हैं हम। इसी प्रकार जब किसी नगर को बसाना होता है तो वहाँ पर भूमि उपयोग किस प्रकार करना है, कहाँ पर कौन सा केंद्र बनाना है, इन सभी का अध्ययन या जानकारी बहुत आवश्यक होती है। इसके साथ ही उन सभी कारणों की भी जानकारी आवश्यक है जिन्होंने इन प्रतिरूपों को जन्म दिया। यद्यपि नगरीय इकाई की आंतरिक संरचना कार्यात्मक क्षेत्रों की स्थिति एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न होती है। जो कार्यात्मक क्षेत्र होते हैं एक नगर से दूसरे नगर के, उनके थोड़ी भिन्नता पाई जा सकती है, किंतु विश्व के अधिकांश नगरों, विशेषतः पाश्चात्य नगरों में व्यापारिक, औद्योगिक, आवासीय क्षेत्र कुछ निश्चित प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं। किंतु जो विकसित देश हैं, जिन्हें पाश्चात्य नगर भी बोलते हैं, उनमें व्यापारिक, औद्योगिक और निवास के स्थान जो भी हैं उनमें कुछ समानता पाई जाती है। नगरों की आंतरिक संरचना या भूमि उपयोग प्रतिरूप की निर्माण प्रक्रिया को समझने के लिए विद्वानों ने सामान्य सिद्धांतों एवं मॉडलों का निर्माण किया है। किसी भी सिद्धांत या जो किसी का भी जो भी अगर हम नगर की संरचना या कुछ पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले सिद्धांतों की रचना होती है। तो उन्हीं सिद्धांतों का निर्माण किया गया है।
ये सिद्धांत नगर की विस्तार प्रक्रिया को भी स्पष्ट करते हैं। इनका संबंध नगरीय विस्तार से भी है कि नगरों का विस्तार किस प्रकार होता है, किस आधार पर होता है, वो सभी कारक या जो भी है सारे इसी में कवर किए जाएंगे। नगरों की आंतरिक संरचना की जानकारी के निम्नलिखित 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। कौन कौन से सिद्धांत है, आइए हम देखते हैं। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। अभी यूपीएससी 2022 में पूछा गया था कोटि आकार नियम नगरीय भूगोल से, लेकिन अभी 2023 में पूछे जाएंगे इन सिद्धांतों में से एक। कौन से सिद्धांत हैं? केंद्रीय वलय सिद्धांत, कॉन्सेंट्रिक जोन थियोरी, त्रिज्यखंड सिद्धांत, सेक्टर थियोरी, बहुनाभिक सिद्धांत, मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी। सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? संकेंद्रीय वलय सिद्धांत। संकेंद्रीय वलय सिद्धांत में क्या क्या है? इन तीनों सिद्धांतों में जो भी नगर बसे, जो भी नगर बने हैं, चाहे पश्चिमी पाश्चात्य नगर हो या भारतीय नगर हो, सभी की संरचना इन 3 सिद्धांतों के अंतर्गत ही है। उदाहरण स्वरूप बताया जाएगा कि कौन सा नगर किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा या किसका विकास किसके अंतर्गत हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संकेंद्रीय वलय सिद्धांत। नगरों की आंतरिक संरचना एवं विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के विकास के सामान्यीकरण का ये प्रथम सिद्धांत था, जिसका प्रतिपादन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध समाजशास्त्री बर्गेस ने, E.W. बर्गेस जिन्हें कहा जाता है, ने 1923 में किया। जो भी नगरों के विकास के लिए सिद्धांत बनाए गए उसमें से ये पहला सिद्धांत था, जिसका प्रतिपादन E.W. बर्गेस, ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए, नेट JRF के लिए, और ये 1923 में किया। ये 2 यहाँ पे क्वेश्चन बन गया। ठीक है। बर्गेस महोदय ने अपनी योजना का स्वरूप शिकागो नगर के आधार पर तैयार किया, किंतु उनका यह नगरीय प्रारूप सामान्य रूप से विश्व के अन्य नगरों पर भी लागू होता है। जब हम किसी सिद्धांत या मॉडल का निर्माण करते हैं तो उसका कुछ आधार होता है, उसी आधार पर हम सिद्धांत का निर्माण करते हैं, फिर उसको संपूर्ण विश्व या देश पर लागू करते हैं। तो इन्होंने जो अपने सिद्धांत या मॉडल का आधार बनाया है वो शिकागो नगर था। शिकागो नगर पर ही इन्होंने अपना सर्वेक्षण किया, उसी आधार पर तैयार किया। ठीक है। क्या बताया इन्होंने अपने सिद्धांत में? बर्गेस ने संकेंद्रीय वलय सिद्धांत के अनुसार नगर के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र संकेंद्रीय पेटियों के रूप में स्थित होते हैं। इन्होंने बताया कि जो नगर हैं वो संकेंद्रीय पेटियों के रूप में स्थित होते हैं। मान लीजिए वलय जैसे नाम से ही स्पष्ट है, संकेंद्रीय वलय 1, 2 ऐसे ऐसे नगर का विकास होता जाता है। यहाँ पे CBD क्षेत्र होता है और बाकी ऐसे ही होता जाता है विकास। नगरीय विस्तार के साथ साथ ये पेटियां कटिबंध क्रमशः बाहर की ओर खिसकती जाती हैं। जो ये पेटियां हैं इनका जैसे जैसे नगर का विकास होता है वैसे वैसे ये पेटियां भी खिसकती जाती हैं और केंद्र से बाहर की ओर उनकी क्रमिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। कहने का आशय ये है कि ये पेटियां तो खिसकती हैं लेकिन ये इन पेटियों में परिवर्तन नहीं होता। मान लीजिए CBD क्षेत्र अगर बीच में है तो ये उठ के किनारे नहीं जाएगी, ये बीच में ही रहेगी। इसका विस्तार होगा किंतु इसकी अवस्थिति यहीं की यहीं रहेगी। ठीक है, क्रम में परिवर्तन नहीं होगा। बर्गेस ने अमेरिकी नगरों में सामान्य रूप से 5 संकेंद्रीय पेटियां माना है, जिनके माध्यम से नगरों को भलीभांति समझा जा सकता है। उनके अनुसार नगर के केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः 5 कार्यात्मक पेटियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र, स्वतंत्र श्रमिकों के आवासीय क्षेत्र, बेहतर आवासीय क्षेत्र और अभिगंता क्षेत्र। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 पेटियां पाई जाती हैं क्रमशः। ठीक है, अगले वीडियो में इनको हम एलोबरेट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।